जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे और सब अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अभी से ही लगे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही निर्णय लिया है कि इस बार जो है हम लोग 450 प्लस लेकर के आना है, ठीक है ना। और हम लोगों ने सब लोगों ने प्रतिज्ञा लिया था कि इस बार क्लास के जितने बच्चे हैं प्रथम श्रेणी में सब लोग लाएंगे। तो भाई तो मेहनत तो करना पड़ता है कि नहीं। तो इसलिए कल एक शायरी सुनाएंगे आप लोगों को इसके बारे में। फिलहाल तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, अध्याय है 3 जो भारतीय भवन के हिसाब से है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। चैप्टर को हमने अच्छी तरह से व्याख्या भी किया था, जिसका 4 वीडियो हमने दिया था आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। भाई धातु किसे कहते हैं, अधातु क्या है, धातु के क्या क्या भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, धातु अधातु में भौतिक गुण के आधार पर क्या अंतर हैं और रासायनिक गुणों के आधार पर क्या अंतर है। फिर हमने देखा था कि भाई परमाणु क्या है, आयन क्या है, आयन बनते कैसे हैं, फिर बंधन कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक बंधन। तो हमने पढ़ा था भाई वैधु संयोजक, सहसंयोजक, इनके बारे में चर्चा किया था। फिर हमने देखा कि भाई अयस्कों के सांद्रण के बारे में चर्चा किया था कि गैंग क्या है, निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है। इन सारी चीज़ों का हमने खूब बखूबी रूप से वर्णन किया था। हर एक एक पॉइंट पर हमने अध्ययन दिया था कि भाई कैसे इसको समझा जाए। और विभिन्न प्रकार के हमारे पास जो धातुएं थी उनका हमने शोधन भी किया था, जिनमें सबसे पहले हमने सोडियम का शोधन किया, फिर जस्ता का किया था, फिर मरकरी का किया था, फिर एल्युमिनियम का नहीं, और लास्ट हमारा पॉइंट था कि धातु का संचारण मिश्र धातु क्या है। क्लियर? इस सारी चीज़ों को हमने देखा। फिर हमने जो अति लघुतरीय क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हमने बखूबी समझाया। अगर आपने वो वीडियो देखा तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, कैसे उसको हमने हल किया था। फिर दूसरा था कि लघुतरीय क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था तो हमने उसको 2 पार्ट में करके दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। और दीर्घोत्तरीय भी बहुत ज़्यादा था तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम लोग दे रहे हैं। तो पार्ट 1 हम लोग कल देख लिए थे, नहीं आज पार्ट 2 देखेंगे। कितना तक हम लोग कल देख लिए थे? 17 तक शायद देख लिए थे, आज 18 से चलेगा नहीं। चलिए तो क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं। पहले चलिए मेरे ब्रदर, क्वेश्चन 18 सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर क्या होना चाहिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन 1 कह रहा है आपसे आयनिक और सहसंयोजक यौगिक की विभिन्नताओं का वर्णन करिए। जैसे पीछे हमने धातु धातु के बारे में चर्चा किया था, तो उसी तरह से यहां पर कह रहा है आपसे किसके बारे में? आयनिक और सहसंयोजक। चलिए अब गौर करके देखना, इसको थोड़ा सा पहले हम लोग समझते हैं पीछे की बात। हमने पढ़ा था कि एक परमाणु ऐसा है, एक परमाणु ऐसा है कि अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है, दूसरा ले लेता है। लेकिन दूसरा परमाणु एक ऐसा मिला मुझे कि यह लेने और देने से काम नहीं चलता है, तो वो साझा करता है, नहीं करता है। तो साझा करता है तो उसको कहते थे हम लोग सहसंयोजक। और जब कोई त्यागता है या कोई ग्रहण करता है तो बनता है आयनिक बंधन। यहां तक देखें। अब इन दोनों में क्या अंतर है भाई? तो पहला अंतर तो आप समझ ही गए कि जो आयनिक यौगिक हैं वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक हैं इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। इतना तक में कोई दिक्कत? चलिए दूसरा अंतर क्या होना चाहिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो धनायन बनते हैं, लेता है तो ऋणायन बनते हैं, यानी वो आयनिक वाले आवेश वाले होते हैं। लेकिन सहसंयोजक में ना तो त्याग है ना ही ग्रहण है, केवल साझा है। तो यहां पर बंधन क्या है? उदासीन है, किसी तरह का आवेश नहीं है। तो आयनिक का पहला अंतर तो समझ गए। दूसरा अंतर, ये आवेश युक्त कणों के बने होते हैं और सहसंयोजक उदासीन कणों के बने होते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए तीसरा, अगर ये आवेशित है इसका मतलब ये विद्युत के सुचालक होंगे, करंट होगा इसमें। और सहसंयोजक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें आवेश ही नहीं है तो भाई कहां से उसमें ऋण आएगा, कहां से धन आएगा? क्या है ही नहीं।
तो विद्युत यह उदासीन होते हैं और ये आवेशित होते हैं। 3 अंतर हो गया। अब चलेंगे, ये जल में क्या होते हैं, विलय। आयनिक वाला जो होता है वो जल में विलय होते हैं, जबकि सह संयोजक सामान्यतः जल में अविलय होते हैं। 2 होता है, एक यूरिया और एक ग्लूकोज, जो सह संयोजक यौगिक हैं, जो जल में विलय होते हैं। कोई दिक्कत? तो अंतर हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, आयनिक और सह संयोजक में। पहला तो परिभाषा लिख देंगे हम लोग, दोनों का हो गया एक अंतर। तो आयनिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, जबकि सह संयोजक। नंबर दूसरा, आयनिक आवेश युक्त कणों के बने होते हैं, सह संयोजक उदासीन कणों के बने होते हैं। तीसरा, आयनिक विद्युत के, सह संयोजक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्लियर? चौथा, आयनिक जल में विलय होते हैं, सह संयोजक अविलय होते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन 18 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं क्या कहता है। अभी जो आप पढ़ रहे थे, जो आयनिक की विशेषता पर है, तो थोड़ा सा पंखा बंद करना, बहुत पंखा हिल रहा है। वैद्युत संयोजक यौगिक पढ़ रहे थे और सह संयोजक यौगिक पढ़ रहे थे। अब 19 और 20 में ना दोनों के गुण को अलग अलग कर दिया है। इधर वाले से, हाँ चलिए देखिए, कह रहा है वैद्युत संयोजक यौगिक के क्या क्या गुण हैं, इनके बारे में चर्चा कर रहा है। तब वैद्युत संयोजक का पहला गुण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं वैद्युत संयोजक। नंबर 2, यह आवेश युक्त कणों के बने होते हैं। नंबर 3, यह जल में विलय होते हैं और विद्युत के सुचालक। ये 4 गुण हैं, यही 4 गुण तो हमने लिखा है यहाँ पर। ये आवेशित कणों के बने होते हैं, इनके द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होते हैं, या विद्युत के सुचालक होते हैं, जल में विलय होते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, एगो ये भी लिख सकते हैं, द्रव्यमांक और क्वथनांक उच्च होते हैं ना जी। हो गया। ये किसके कारण? वैद्युत संयोजक का गुण था, जो अभी पीछे हमने पढ़ा, उसी चीज में खाली वैद्युत संयोजक वाला को अलग कर दीजिए। क्लियर? समझने में कोई दिक्कत? फिर से समझ लेते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक जो होती है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनती है। और जब ये बनती है तो एक कुछ ना कुछ खासियत होती है। क्या? पहला तो ये आवेश युक्त कणों के बने होते हैं। कहेगा सर नहीं समझ रहे हम। देखिए, सोडियम Na, तो इसका परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। क्लोरीन Cl17, तो 2, 8, 7, तो 1 इसमें चला गया, इसमें हो गया, तब बनेगा 2Na+ Cl-, है ना। तो अब इस पर क्या है भाई? आवेश है ना, इस पर क्या है? आवेश है, यानी आवेश कणों के बने होते हैं। दूसरा, इनके द्रव्यमांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि बंधन मजबूत होती है। विद्युत के सुचालक होते हैं, और ये जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत? चलिए, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या? आगे चलें। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, सह संयोजक यौगिक की विशेषता। तो अभी पीछे हमने जो देखा ना, उसी चीज को फिर से दोहरा दिया। वहां पर कहा पहले कि वैद्युत संयोजक और आयनिक संयोजक में अंतर। अब यहाँ कह रहा पहले आयनिक यौगिक की विशेषता, अब फिर कह दिया कि उसी में से आधा को काट के रख दिया, कह दिया कि सह संयोजक की विशेषता। तो पहला लिखेंगे हम लोग, यह इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप बनते हैं। और जब साझा के फलस्वरूप बनेगा रे भाई, तो एक कोनो कोनो खासियत होगी। क्या? तो ये उदासीन कणों के बने होते हैं, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। नंबर 1। ओ सॉरी, गलती हो गया थोड़ा सा पर, नहीं देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये सॉरी गलती हो गया, ये क्या होगा? निम्न होगा और नहीं होंगे। ठीक है, चलिए फिर से पहला लिखेंगे, यह सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, ये आवेशित कणों के बने नहीं होते हैं, माने उदासीन कणों के बने होते हैं। चलिए दूसरा है, इनके द्रव्यमांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इस जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। ठीक है, तो पीछे हम लोग देख ही लिए थे, उसी चीज को दोहराना था। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, देखो, परमाणु संख्या है 6, 7, 8 वाले तत्वों की संयोजकता
उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, किस प्रकार की संयोजकता और क्यों। देखिए समझिएगा थोड़ा सा। तब पहला हमारी परमाणु संख्या कितना है भाई रे, 6। अब एक तत्व है जिनका नाम है मान लीजिए ए, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 4। अब अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो 4 किसी को दे भी सकता है और 4 किसी से ले भी सकता, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 ही होगी। चलिए अब दूसरा तत्व है जिनका नाम है बी, परमाणु संख्या कितनी है भाई, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरी में कितनी, अब 5 है, तो ये 5 किसी को देगा क्या, नहीं देगा। हम लोग क्या पढ़े थे कि 5 देगा नहीं, वो 3 लेगा, क्योंकि उसकी भारी कक्षा भारी हो जाती है, 5 होने के बाद क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। तो वो कहता है कि हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, तुम मेरे पास आ जाओ, है ना। तो आ जाओ तो कौन आएगा भाई, 3 वाला। तो 3 वाला आ गया, तो इसकी संयोजकता कितनी, क्योंकि 3 लेके अष्टक पूरा कर रहा है। चलिए अब चलते हैं, एक सी है जिनकी परमाणु संख्या कितनी भाई, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहली कक्षा में कितने, 2, और दूसरे में कितने, 6। अब 6 तो किसी को देगा नहीं, क्योंकि उसकी कक्षा भारी है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते हैं, अगर तुम्हें अष्टक पूरा करना है तो 2 वाली तुम आ जाओ मेरे पास, है ना। तो 2 वाली आ जाती है, तो 2 आती है, यानी कि 2 लेकर के अष्टक पूरा करती है, अर्थात उसकी संयोजकता कितनी है भाई, 2 है। किसी को दिक्कत, यानी जितना वो त्याग करता है वो उसकी संयोजकता होती है, या जितना ग्रहण करता है वो उसकी संयोजकता होती है। तो अब यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है और लिख करके उसको समझा देना है यहाँ पर डिटेल्स में, जैसे हमने बताया आपको पढ़ के समझाया वैसे आपको समझाना होगा कि यहाँ परमाणु संख्या सी जिनकी परमाणु संख्या 8 है, ऐसे लिखना होगा 8 है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होंगे। अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 किसी को देगा नहीं, यह 2 किसी से लेगा, तब इसकी संयोजकता पूरी होगी, अर्थात इसकी संयोजकता होगी 2। किसी को दिक्कत, जैसे हमने बोला है वैसे आपको एग्जाम में लिखिएगा स्पष्ट रूप से, तब जाकर के आपको मार्क मिलेंगे। किसी को डाउट, जी बोर्ड पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम उतना पूरा डिटेल्स नहीं देते हैं, समझा तो देते हैं ना आपको। चलिए आगे हैं, अष्टक नियम क्या है। एक आयनिक और एक सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण देते हुए इस नियम को समझाइए। अष्टक नियम हम लोग पढ़े थे कि दुनिया के जितने भी तत्व हैं ना, अपने आप को स्थायी होना चाहते हैं, और अस्थाई होने के लिए क्या करते हैं कि अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 को किसी को दे देना चाहते हैं, या 4 रहता है वो भी दे देना चाहते हैं, या 5 6 7 8 रहता है तो वो किसी से, सॉरी 5 6 7 रहता है तो वो ले लेना चाहते हैं, नहीं, ताकि वो हमारा अष्टक पूरा हो जाए। और अष्टक पूरा करने के बाद वो अस्थाई हो जाते हैं। तो अष्टक का मतलब समझ गए कि अष्टक नियम क्या है, कि दुनिया के जितने भी तत्व हैं अपने आप को अस्थायी होने के लिए अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसे कहते हैं हम लोग अष्टक नियम। अब इसके लिए क्या करते हैं, जब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह किसी को दे करके अष्टक पूरा कर लेते हैं, या जिसके अंतिम कक्षा में 4 5 6 7 रहते हैं तो वह 4 वाला 4 ले लेता है, 5 वाला 3 ले लेता है, 6 वाला 2 ले लेता है, और 7 वाला 1 ले लेता है, और अष्टक पूरा कर लेता है। तो इस तरह से वह आयनिक बंधन बनाते हैं और अष्टक पूरा करते हैं। जैसे उदाहरण में अभी आपने दिया था सोडियम प्लस क्लोरीन वाला, नहीं याद रहेगा तो कैल्शियम और ऑक्सीजन वाला। कैल्शियम का होता है 20, तो 2 8 8 2, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 और 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको, तो सी ए में प्लस प्लस और ओ में माइनस माइनस बंधन बन जाएगा, हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी बना सकते हैं, है ना, या नाइट्रोजन का भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप कोई उदाहरण दे करके जो आयनिक बंधन वाला होगा दे सकते हैं। अब सहसंयोजक, जब त्याग करना संभव नहीं होता है, माने कोई मान लीजिए ऐसा परमाणु है जो एक त्याग कर रहा है, लेकिन बगल वाला कह रहा है कि हमको एक से काम नहीं चलेगा, हमको 2 गो चाहिए 3 गो चाहिए, है कि नहीं। तब क्या करता है, वहां पर एक एक 2 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है, और साझे करके अष्टक पूरा कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग, जैसे हमने बताया था CCl4, क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो बंधन होती है वह सही, जैसे देखिए कार्बन है,
इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, क्लोरीन को अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7 रहते हैं। तो एक अपना ये क्या करता है, इसको देता है। इसी तरह से 4 गो क्लोरीन जो होता है, 4 गो क्लोरीन जो होता है वो सब क्या करता है, सबके साथ जो हम लोग पीछे पढ़ लिए थे, नहीं पढ़ लिए थे, तो इस तरह से बंधन बनाता है। इसको कहते हैं हम लोग कौन बंधन? सहसंयोजक बंधन। तो समझ में आ गई बात ना, अष्टक नियम कैसे हैं। यानी कोई भी परमाणु अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए अपनी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करके 8 पूरा कर लेते हैं, या किसी से ग्रहण करके 8 पूरा कर लेते हैं, या साझा करके पूरा कर लेते हैं। जब 8 पूर जाता है, अस्थाई हो जाते हैं, तो कहते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम में 2 तरह के बंधन बनते हैं। एक होते हैं आयनिक बंधन, इसमें तत्व अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, तो बनता है आयनिक बंधन, जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच का जो बंधन है। और दूसरा है सहसंयोजक बंधन, जिसमें इलेक्ट्रॉन साझा करके, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग सहसंयोजक। जैसे हमने कार्बन और क्लोरीन का चर्चा किया था, या मेथेन का होता है जैसे CH4 का चर्चा, जैसे H2O का चर्चा, जैसे CO2 का चर्चा हमने किया था, नहीं किया था? कई चीज का हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग चैप्टर में जब पढ़े थे, वहां पर बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझे थे। तो इस तरह से जो बंधन बनती है वो कहलाती है कौन बंधन? सहसंयोजक। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है मेरे भाई, थोड़ा सा समझना। एक तत्व ए ऑक्सीजन में जलकर आयनिक यौगिक AB बनाता है। यदि एक तत्व क्लोरीन तथा गंधक के साथ संयोग करे तो किस प्रकार के बंधन बनाएंगे? अब समझिए कि एक ऐसा यौगिक है जो ऑक्सीजन के साथ भाई अभिक्रिया करता है तो आयनिक बनाता है, दैट्स ऑल। अब हमको यह समझ में आया कि ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए? 6 होती है। परमाणु संख्या होती है 8, तो 2 और 6। अब इसके साथ अभिक्रिया करने वाला कोई ऐसा होगा तत्व, कोई ऐसा तत्व है यहां पर मान लीजिए ए, जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता होगा, तभी तो इसको आयनिक बनता है। आयनिक बनने का मतलब क्या? कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए। आयनिक बनाना है इसका मतलब क्या? इसको 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए। साझा नहीं कर रहे हैं आप, दे रहे हैं, तब ना आयनिक बन रहा है। अब इसका मतलब हमको इसको समझ में आया, ये वाली जो तत्व है ए वाली, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? अंतिम में 2 होगा, तब ना ये 2 देगा इसको। या तो इसकी परमाणु संख्या 12 होगी, यानी 2 8 2 होगा, या 20 होगा तो 2 8 8 2 होगा, नहीं जी? या और दूसरा हो सकता है। चलिए, तो अंतिम में कितना होना चाहिए? इसको 2 होना चाहिए, कोई दिक्कत? अब इसको क्लियर करते हैं। अब मान लीजिए क्लोरीन है, तो अगर क्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, है ना, यदि यह तत्व क्लोरीन ऑक्सीजन में जल करके आयनिक यौगिक बनाते हैं, AB बनाता है, और यह तत्व क्लोरीन के साथ, अब मान लीजिए क्लोरीन के साथ यहां पर तत्व है, तो अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसको 2 है, अंतिम में कितना है? क्लोरीन, तब क्लोरीन का अंतिम में क्या होता है भाई? 2 8 7। अब बनाइए, बताइए कि ये 2 इसको दे सकता है या 7 ये दे सकता है? तो क्या हुआ, अष्टक पूरा करेगा? आयनिक बनने के लिए इसको कितना चाहिए? 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। लेकिन हम उसको दे दिए, क्लोरीन के साथ संयोग करा दिए, तो क्या बनेगा? क्या बनाएगा वो? सहसंयोजक। क्या बनाएगा? क्लियर? चलिए, यहां क्लियर हो गया ना। क्लोरीन के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा वो? अब दूसरा चलते हैं। गंधक है सल्फर, इसकी परमाणु संख्या होती है 16, तो 2 8 6। अब इस किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ करेगा। तो अंतिम में इसको कितना चाहिए? 2 है ना, अंतिम में 2 दे रहा है ना, तो 2 दे रहा है तो ई इसको 2 दे देगा ना, तो कौन बनाएगा बंधन? आयनिक बनाएगा। देखिए अब समझिए, हम खड़े थे, क्लियर? ऑक्सीजन हमारे साथ आया, तो हम इसके साथ बना लिए कौन बंधन? आयनिक बंधन। यानी हमने उसको 2 दिया। किसको दिया? ऑक्सीजन को। लेकिन ऑक्सीजन भाग गया छोड़ करके, तो हम अपना 2 ले लिए। सपोज समझिए, ले लिए। अब क्लोरीन आई, हमको कहती है कि भाई हमरे साथ दोस्ती करिए, तो हम कहे भाई तोरे अंतिम में कितना है? 7। हम कहे हमरे पास है 2, दोस्ती होगा पकिया? कौन बंधन बनेगा तब?
कोई दिक्कत? तो क्लोरीन के साथ अगर अभिक्रिया करेगी ए तो बनाएगी सहसंयोजक यौगिक। किसी को डाउट? चलते हैं अब क्लोरीन कहे कि भाई सहसंयोजक थोड़े से दोस्ती ना करेंगे, हम जाते हैं। घूम घाम के एगो गंधक आ रही थी, गंधक बोली कि क्या सर अब क्रिया करिएगा? हम बोले हाँ कर लेंगे। तो अंतिम में कितना है? तो 6। अंतिम में कितना भाई? 6। तो हम बोले ठीक है, हमारे पास 2 है, हम दे देंगे तुमको। तो तोरा भी 8 पूरा, हमरा भी 8 पूरा, बात खत्म। तो कहा हाँ, कहानी खत्म। तो कौन बनाएगा इसके साथ, गंधक के साथ? आयनिक। किसी को दिक्कत? तो आप वहां पर लिखिएगा कैसे, ऐसे ही समझा के लिखिएगा कि ए तत्व अगर ऑक्सीजन से भी क्रिया करती है, ए तत्व ऑक्सीजन से भी क्रिया करती है, आयनिक बनाती है, इसका मतलब है कि ए के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन के साथ अभी क्रिया करेगी, क्लोरीन के अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये उसको दे नहीं सकती, तो वहां पर साझा करेगी, अर्थात सहसंयोजक यौगिक बनाएगी। लेकिन अगर गंधक के साथ अभिक्रिया करती है, गंधक के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ए 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगी, तो बनाएगी तो वह 2 दे देगी तो क्या बनाएगी? वो आयनिक बंधन बनाएगी। जैसे हमने समझाया वैसे आप लिखना है, उसको क्या लिखा हुआ उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो शॉर्ट में लिखा हुआ आप नहीं समझ पाइएगा। चलते हैं आगे, हम जो समझाते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए तो समझ जाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। वैद्युत संयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, किंतु सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ऐसा क्यों होता है? अब समझिए क्वेश्चन क्या कहा। आप अभी कितने यौगिक बनाए? 2 प्रकार के, एक बनाए सहसंयोजक, एक बनाए वैद्युत संयोजक। तो सहसंयोजक के जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। सहसंयोजक के जो द्रव्यनांक और क्वथनांक होते हैं वो थोड़ा सा निम्न होते हैं, ऐसा क्यों? वैद्युत संयोजक के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च, सहसंयोजक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न, ऐसा क्यों? हमने पढ़ा था, याद है कि भाई हमारा जो बंधन बनता है किसमें? वैद्युत संयोजक में, त्याग और ग्रहण के बाद। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को ज्यादा था अपनी कक्षा से, तो हम ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा हो जो हमारा 2 को ले ले। नहीं, एक सल्फर जा रही थी, गंधक जा रही थी, ऑक्सीजन एगो जा रही थी, कोई भी जा रही थी। हमने उससे पूछा कि भाई 2 लेना है, पहले ही शर्त करवा लिया कि देख लीजिए भाई आप 2 दे दीजिएगा तो दे दीजिएगा, फिर रिटर्निंग का आशा मत रखिएगा, मंजूर है आपको? तो हम कह दिए कि हाँ भाई, कि 2 तो हमारा फालतू में है ना, तो 2 आप ले लीजिए, दे दिए। तो अब यहां त्याग के बाद बना है, एकदम बंधन बन गया, रिश्ता बन गया है कि आपने दे दिया तो दे दिया, है ना? तो ये कौन बंधन होगा? आयनिक, इसलिए मजबूत बंधन होगा। तो मजबूत बंधन हुआ तो कौन हुआ? द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च। अब चलिए, हमारे पास था 7, क्लियर, और एक वाला कोई मिल नहीं रहा जो एक हमको दे, क्या? तो एक मिला कार्बन जिसके अंतिम में 4 था, तो वो कहा कि ए भाई 4 तो हम तोरा दे ना सकियो, और 7 तोरा से हम ले ना सकियो, ऐसा करे तू 4 गो अपन जात खोज क्लोरीन के, नहीं, आ दोनों आदमी मिला के एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा करिए। क्लियर, साझा तो कर रहे थे, आ बीच में एगो कोई आ गया तो वो एगो उसमें से भाग के क्लोरीन चल गया ओकरे साथ, क्या? देखिए हंसने की बात नहीं है, सही बता रहे हैं, ऐसा ही होता है हमारी प्रकृति में। ऐसे हमारी इंडिया का थोड़ा सा अच्छा वो क्या कहते हैं संस्कृति है, नहीं तो थोड़ा सा ठीक ठाक चलता है, वो थोड़ा सा कल्चर आ गया है विदेशी वाला तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। अब कहिएगा सर जी हम नहीं समझे, तनी समझ लो। देखो CH4 है, CH4 है, C अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेके बउआ रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन, अच्छा चलिए, H जो है एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बउआ रहा था, तो 4 गो H मिल के, 4 गो H मिल के, है ना, अभिक्रिया कर लिया, हो गया, ये बंधन तो बन गया भाई यारे, लेकिन ये बंधन कमजोर है। अब तो कार्बन तो अपने मने मने सोच रहा है कि 4 गो हमर दोस्त है, लेकिन जब आप पढ़िएगा क्लास
अगला चैप्टर में जब कार्बन और उनके यौगिक में हैलोजनीकरण वहां प्रक्रिया एगो होती है। हैलोजनीकरण में क्या होता है कि एकरे साथ एगो क्लोरीन आके अभिक्रिया कर लिया, क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन इनमें से एगो को पटा के अपने साथ लेके भाग गया। हाँ हाँ सही बता रहे हैं। तो बना लिया CH3 HCl, इसमें से एगो को लेके फरार है। बंधन क्या हो गया इसका, कमजोर हो गया। नहीं, रिश्ता अगर पकिया होता तो कभी जाता हूं छोड़ के, नहीं जाता। सेम कहानी समझ गए ना। तो इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या हुआ भाई, निम्न हुआ। क्यों हुआ समझ गए ना। ये हैलोजनी प्रक्रिया है, परीक्षा में पूछता है, याद रखिएगा ठीक है। हैलोजनीकरण है वो, ऐसे हम लोग चैप्टर में तो क्लियर करेंगे ही, लेकिन फिलहाल समझ गए कि यहाँ पर CH3 बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं दारू, ठीक है ना। कैसे होता है हाँ पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे, इसको क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल अब समझिए ऐसे। अभी अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पहले अभी जो पढ़ रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे, नहीं तो हम लोग नेटवर्क से बाहर भाग जाएंगे, ठीक है। आइए किताब की ओर। तो समझ गए ना कि वैद्युत संयोजक का सह संयोजक में क्यों उसका द्रव्यनांक क्वथनांक कुछ होता है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे। लिखिएगा, जब आयनिक बंधन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। तो दोनों के बीच का जो बंधन होता है वो मजबूत होता है, इसलिए उनके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। लेकिन जब हम लोग सहसंयोजक करते हैं तो साझे के फलस्वरूप करते हैं, और साझा का मतलब है कि जब झगड़ा हुआ तो टूट करके भाग जाना, परिणाम होना कि वो टूट जाता है बंधन, इसलिए उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। जी जी जी, एकदम बिल्कुल ऐसे लिखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलेंगे मेरे भाई, हेलो पे अटेंशन। आगे है जस्ता के निष्कर्षण के सिद्धांत लिखिए। अब जस्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके हमने 3 अयस्कों का नाम पढ़ा था, एक था जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट, नहीं पढ़े थे। तो हम लोग जिंकाइट जो होती है ना, उसको हम लोगों को सांद्रण करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ज्यादा विधि करने की, क्योंकि वो जिंक ऑक्साइड ही होता है, ZnO होता है, कोक मिला करके गर्म कर देते हैं, बन जाता है, कहानी खत्म। लेकिन हमको 2 चीज से पूछता है परीक्षा में, कि आपसे पूछेगा कैलेमाइन से जस्ता का निष्कर्षण करिए या जिंक ब्लेड से जस्ता का निष्कर्षण करिए, कोई एगो पूछ सकता है आपसे। तो जस्ता के निष्कर्षण खास करके हम लोग किससे करते हैं, कैलेमाइन से ज्यादा पूछता है। कैलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3। अब इस CO3 का मतलब हुआ, अरे भैया वो कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क से सीधा सांद्रण होता नहीं है, पहले उसको बदलेंगे ऑक्साइड अयस्क में। तो ऑक्साइड में बदलने के लिए पहले उसको करते हैं निस्तापन, पहले करते हैं निस्तापन। और जब निस्तापन करेंगे तो अपने आप वो ऑक्साइड में आ जाएगी, क्योंकि कार्बन उसका फुर। और जब फुर हो जाएगी तो बचेगी कौन चीज उसके साथ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा तो फिर कोक मिला के गर्म कर देंगे, बात खत्म। जैसे देखो, कैलेमाइन का निस्तापन की क्रिया जो होती है, उसके लिए पहले हम लोग जिंक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे देखिए ZnCO3 निस्तापन कर दिए, तब बन गया जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया फुर, उड़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड माने क्या, गैस, गैस उड़ेगी। अब जिंक ऑक्साइड जो आपको मिला, उसमें थोड़ा सा क्या करिए, कोक मिलाइए, यानी C, अब मिला करके गर्म करिए, तो ZnO प्लस C, तो Zn हो गया, ICO, फिर फुर, क्या बच गया हमको, Zn आ गया ना। कैसे निकाल लिए देख लिए। अब पूरा समीकरण के साथ मेरे भाई आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, तभी तो आप बुआ रे बुआ 100 नंबर लाओगे, ठीक है ना। यानी कि अगर बिहार बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम देखना चाहते हैं तो सबो बात के याद रखे खातिर ध्यान रखिएगा, है ना। मेरिट लिस्ट में हाँ एक चीज, एक, अरे मेरिट लिस्ट का मतलब हुआ कि जब रिजल्ट आने वाली रहेगी, आपको फोन आएगा बोर्ड ऑफिस से, हेलो कुमकुम यादव बोल रहे हैं, यस सर, तो आपका जो है ना बिहार बोर्ड में मेरिट लिस्ट में नाम आया है, आप आकर के भेंट करिए। आप जाइएगा, आपसे कई तरह के सवालें पूछी जाएगी, पूछने के बाद आप जवाब देंगे, फिर आपको वहां से कुछ पुरस्कार दिया जाएगा, फिर नाम आएगा कि भाई टॉप नंबर में हमारी कुमकुम आई है कि नहीं। चलिए यही सब होता है, मेरिट लिस्ट का मतलब ये हुआ। अब बनना कोनो
ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बन पाइएगा। देखिए, बिहार टेक्स्ट बुक और भारती भवन दोनों किताब के मैथ को चट जाइए, हो गया। पाठ के पीछे ऑब्जेक्टिव हैं उसको देख लीजिए, सेम प्रक्रिया उसी तरह से आप जो है जितने भी हैं किताब, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशल साइंस या साइंस का जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी आर का, क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर, इस सब का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इतना दिन में आप रट जाइए, उसको याद कर लीजिए, जाइए 100% आपका नाम आएगा ही आएगा। उतना तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, साथ साथ अक्षर और सुंदर होना चाहिए, अक्षर सुंदर रहेगा तब ये मिलेगा। दिखाएंगे अभी थोड़ा सा वीडियो दिखाएंगे बाद में आपको। चलते हैं थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं चैप्टर को। पारा धातु का निष्कर्षण कैसे होता भाई? पारा माने की मरकरी, पारा मतलब तब मरकरी का एक के वही अयस्क हम लोग पढ़े थे, सीने बार नहीं, सीने बार का सूत्र होता है भाई रे HGS। HGS का मतलब हुआ सल्फाइड एस्क है। अरे CO था तो कार्बोनेट हुआ, एस है तो क्या है, हम लोग पढ़े थे कि सल्फाइड रहेगा चाहे कार्बोनेट रहेगा, उसका डायरेक्ट सांद्रण नहीं होता है, पहले ओकरे ऑक्साइड में बदलते हैं और तब सांद्रण करते हैं क्या। तो अब सल्फाइड है तो उसको क्या करोगे, तब पहले उसको भर्जन करो। भर्जन का मतलब कि वायु की उपस्थिति में गर्म, वायु माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओ, यानी 2HGS प्लस 3O2, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो बन गया 2HGO, जियो का मतलब कि ऑक्सीजन, ऑक्साइड हो गया वो जियो सिम वाला जियो नहीं, देख लीजिए ये लोगों का कहाँ दिमाग रहता है, जियो मतलब जियो। चलिए वो कह रही है गो चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए किताब की ओर। तो ये क्या हो गया हमको भाई, सल्फाइड एस्क क्या बन गया हमको, ऑक्साइड एस्क बन गया। क्या बन गया, अब ऑक्साइड एस्क में फिर कोक मिला दीजिए और गर्म कर दीजिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। किसी को दिक्कत? तो इस तरह से समीकरण के साथ तो कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा मरकरी यानी पारा का अयस्क है सीनेवार HGS, यह एक सल्फाइड एस्क है, इसको हम लोग पहले भर्जन करेंगे तो हमें ऑक्साइड एस की प्राप्ति होगी, यानी 2HGS प्लस 3O2 तीर 2HGO प्लस 2SO2 हो गया। फिर लिखेंगे ये जो ऑक्साइड एस प्राप्त हुआ, इसमें हम फिर कोक मिला करके जब गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा सीनेवा सॉरी मरकरी पारा, यानी HGO प्लस C तीर Hg प्लस CO, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखो थोड़ा सा, धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं, धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं, लोहे को जंग से बचाने के क्या उपाय हैं। अब क्वेश्चन क्या कहा देखो, धातु के संक्षारण यानी जब धातु को हम लोग जलवाष्प में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो जंग लग जाता है, नहीं उसके ऊपर काली काली भूरी भूरी परत जम जाती है, इसी को कहते हैं हम लोग संक्षारण। तो याद रखिए कभी कभी एगो चीज पूछता है कि संक्षारण किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे जलवाष्प और ऑक्सीजन, पूछेगा आपसे जलवाष्प और ऑक्सीजन, यहाँ वायु भी लिख सकते हैं, बात वही है। तो आप क्या मतलब समझे कि कोई भी धातु जलवाष्प या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो उसके ऊपर काली काली भूरी भूरी परत जम जाती है, इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग धातु का संक्षारण। अब कहता है लोहे को जंग से बचाने का क्या उपाय है, अगर आपके पास लोहे की कोई वस्तु है और उसको जंग से बचाना है तो क्या उपाय करेंगे, तो उसके निम्न उपाय है। नंबर 1 पेंट लगा देना, लिखेंगे जो धातु लोहे की जो वस्तु है उसको हम लोग क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, रंग लगा देंगे। रंग जो होती है वो वायु रोधी और जल विरोधी होती है, जल उस पर लगता नहीं है, छिट्टा मारिएगा तो पनिया नीचे गिरक जाएगी, यानी उसके धातु को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, यानी पेंट कर देना। दूसरा विधि है तेल या ग्रीस लगा देना, नहीं तेल या ग्रीस लगा देने से भी उसमें संक्षारण कम होती है। तीसरा विधि था यसद लेपन या विद्युत लेपन कह सकते हैं, जो कम संक्षारित धातु का लेप उस पर चढ़ा देते हैं, जैसे लोहा पर हम लोग या टीन पर क्रोमियम का लेप चढ़ा देते हैं, जस्ता का लेप चढ़ा देते हैं, तो उससे भी संक्षारण कम हो जाती है। तीसरा था एनोडीकरण, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अपने आप वायुमंडल से अभिक्रिया करके उसके ऊपर एक परत जम जाती है जिसके बाद संक्षारण नहीं होता है, जो प्राकृतिक विधि होती है एनोडीकरण कहते हैं। और पांचवा हम लोग पढ़े थे मिश्र
धातु बना देना। कुछ ऐसे धातु हैं जो संक्षारित होती है तो उसको मिश्र धातु बना देते हैं तो संक्षारण नहीं होता है। किसी को दिक्कत? चलिए आगे 28 नंबर, एल्मीनोथर्मिक विधि क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो हम लोग पढ़े थे कि जितने भी धातु हैं उनका अवकरण करने के लिए हम लोग कार्बन का उपयोग कर दी थी, ऑक्सीजन का उपयोग किए थे। लेकिन जब ऑक्सीजन या कार्बन से किसी से अवकरण का काम नहीं हुआ तो हम लोग ले गए किसके पास? एल्यूमिनियम के पास। एल्यूमिनियम से हमने उसका अवकरण कराया, नहीं तो अवकरण हो गया, तो अब हो गया, इसको कहते हैं एल्यूमिनोथर्मिक। लिखेंगे किसी भी ऑक्साइड का अवकरण एल्यूमिनियम से जब कराई जाती है तो उसको कहते हैं एल्यूमिनोथर्मिक विधि। और इसका उपयोग मूल रूप से जो रेलवे पटरियां होती है उनमें जो दरारें आती है उस दरार को भरने के लिए किया जाता है। कैसे करते हैं? तो एल्यूमिनियम है और फेरिक ऑक्साइड है, यानी Fe2O3, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराते हैं तो जाकर के वहां पर क्या हो जाती है? एल्यूमिनोफेरिक ऑक्साइड बनती है, एल्यूमिनोफेरिक ऑक्साइड बनती है, जिसके कारण वो दरारें क्या हो जाती है? भर जाती है। खास करके इसका एल्यूमिनोथर्मिक विधि का उपयोग कहां किया जाता है? रेलवे पटरियों में आई दरारों को भरने के लिए किया जाता है। किसी को डाउट? चलते हैं आगे। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसके शोधन कैसे किया जाता है। देखिए बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र, तो इसका सूत्र याद रखिएगा Al2O3 into 2H2O। अब शोधन करने के लिए हमने क्या किया? पहले तो हमने क्या किया कि जो हमारा बॉक्साइड धरातल से निकली ओकरे में मिट्टी था, बालू था, या जो भी अशुद्धियां थी, फेन पलवन विधि, निस्तापन, भर्जन इत्यादि द्वारा हम उसको क्या कर लिए? पहले सांद्रित कर लिए। कोई दिक्कत? चलिए अब सांद्रित करने के बाद जो सांद्रित बॉक्साइड मिला है उसमें चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे, यानी सांद्रित बॉक्साइड में चूना मिलाए और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिला करके अब गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद हमें क्या मिलता है? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या मिलता है हमें? जो समीकरण है Al2O3, यानी ये हमारा बॉक्साइड है, इसमें हमने कार्बोनेट मिलाया है, सोडियम कार्बोनेट, तो हमें क्या मिला है? सोडियम एल्यूमिनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस हुआ थी तो उड़ के चली जाएगी। अब आपको क्या मिला? सोडियम एल्यूमिनेट। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? सोडियम एल्यूमिनेट को पहले हम लोग जल में मिलाएंगे, जो अब द्रव्य होगा ना वो क्या होता है? वो रह जाता है, लेकिन सोडियम एल्यूमिनेट घुल जाता है जल में। अब उसे छान करके हम लोग अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद उसे 50 से 60 डिग्री ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, है ना। प्रवाहित करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तब क्या मिलेगा आपको? यानी कि जो अभी सोडियम एल्यूमिनेट आपने लिया उसको जल में आप घोल दीजिए, घोल करके उसको फिर छान करके अब आप बनाइए उसमें कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करिए तो मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको निकाल करके धूप में सुखाइए और तब उसको हम लोग फिर अभिक्रिया कराएंगे, यानी धूप में सुखाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्यूमिनेट। क्या मिलेगा? एल्यूमिनेट। ठीक है, ये अभी शुद्ध नहीं हुआ है पूरा पूरा, अभी भी इसमें थोड़ा सा शुद्धि है क्योंकि पूरा एल्यूमिनियम नहीं, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। अब ले जाते हैं इसको विद्युत अपघटनी में। फिर विद्युत अपघटनी वाला विधि याद है आपको? एगो एनोड एगो कैथोड रखेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें से शुद्ध एल्यूमिनियम कैथोड पर जाके जमा हो जाएगी। धारा का प्रवाह बंद कर देंगे और कैथोड निकाल करके शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त कर लेते हैं, जो लगभग 99.9% शुद्ध होती है। किसी को दिक्कत? तो ये पूरी प्रक्रिया हम लोग चैप्टर में भी समझे थे, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। चलते हैं आगे। अब 30 चले भाई, तो 29 तक सबको क्लियर ना? आगे चलेंगे 30 नंबर। देख बुआरे 30 में कह रहा है आयनिक और सहसंयोजक यौगिक में निम्नलिखित गुणों के आधार पर अंतर बताओ। अरे पीछे अभी तुम देखा है ना, क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ रहा था? 18 में। वही चीज को यहां पर फिर से दोहरा दिया है थोड़ा सा, लेकिन वहां पर कर दिया था सीधे अंतर बताओ तुम लिखो, और यहां पर एक एक पॉइंट पॉइंट दे के तो पूछ रहा है अंतर। जैसे देखो पहला
संगठन बलों के बीच में क्रियाकारी बल, माने दो तत्व के बीच क्रियाकारी बल। अरे भाई इसका मतलब कि, अरे इसका मतलब ये हुआ यार कि जो सह संयोजक यौगिक है बंधन कमजोर, जो आयनिक है बल मजबूत। क्या वही कह रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पर ऐसे, पहला लिखा रहेगा संगठन तत्वों के बीच क्रियाकारी बल, माने बल केकरा में ज्यादा केकरा में कम, ई कोनो बतावे वाला बात है? कितना बार तो पढ़ लिए, आयनिक में बंधन में जो बल होता है वो क्या होता है, असह संयोजक में, तबे ना एगो लेके भाग गया। चलिए बहुत अच्छा है, सबको याद रहेगा, एगो लेके भाग गया। आप लोग पढ़े थे कि नहीं बच्चा में, नानी तेरी मोरनी को, तो यहाँ पर एगो क्लोरीन लेके चला गया भाई। हाँ चलिए, यौगिकों के जल में विलीयता, सुनिएगा बुआ जी, हेलो, यौगिकों के जल में विलीयता, विलीयता माने जल में घुलता है, तो कौन घुलता है कौन नहीं घुलता है? अब बताब, ये कौन बतावे वाला बात है, वही पूछ रहा है। तो लिखेंगे आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, असह संयोजक जल में। क्या आप बड़ा उदास हैं, कोई दिक्कत है क्या? आप ही को पूछ रहे हैं। नहीं, स्माइलिंग रखिए, चेहरा में स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। चलिए आगे, पदार्थों में वैद्युत चालकता, अब देखो फिर से कह रहा है वैद्युत चालकता, क्या बोलेंगे हम लोग? आयनिक यौगिक विद्युत के, आशा संयोजक विद्युत के। चलिए बहुत अच्छा। अब देखो, अब चेंज कर दिया यहां से क्वेश्चन, ख नंबर ए, हेलो, ख नंबर, स्पष्ट करें कि निम्नलिखित धातुएं अपने यौगिक के अवकरण विधि द्वारा, माने किस विधि द्वारा अवकरण करेगा, देखिए यहां है ना, अवकरण विधि द्वारा किस प्रकार प्राप्त की जाती है। अब देखिए धातु M जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में है, बीच में है, बीच में, तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि नीचे वाला, देखिए सक्रियता श्रेणी याद है ना आपको, ऐसे वाला था, चित्र में बनाया है ऐसे, ऐसे चित्र है एगो, ऊपर में है पोटेशियम, तब है बेरिलियम, तब है कैल्शियम, तब है सोडियम, है ना, आ बीच में है लोहा, जस्ता, तांबा, अंतिम में है सोना, चांदी, अरे है कि नहीं? चलिए आइए किताब की ओर। अब पूछ रहा है कि अगर धातु M जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में है, मध्य का मतलब बीच में है, यानी वो होगा या तो लोहा होगा, या जस्ता होगा, या तांबा होगा, तो इसका अवकरण कैसे करेंगे? तो निस्तापन या भर्जन द्वारा, चाहे निस्तापन करेंगे तो भी, भर्जन करेंगे तो भी। तो कहिएगा सर जी हमरा ना याद है, अरे भैया अभी जस्ता का आप लोग किए थे ना निस्तापन, तो केकरा निस्तापन किए थे, कैलेमाइन का, ओकरे एगो औरो एस्क था जेकर नाम था जिंक ब्लेड, तो वो तो सल्फाइड एक्स था, ओकरा कर दिए थे भर्जन। तो जस्ते का दुन्नु किए कि नहीं किए, कौन कौन? तो वही तो पूछ रहा है कि बीच में रहेगा तो क्या करेंगे भाई, भर्जन। अब कह रहा है देखो N सक्रियता श्रेणी के ऊपर होगा, तो अब ऊपर होगा तो वो तो अपने ज्यादा क्रियाशील है, नहीं प्रत्येक का एक उदाहरण देना है, तो ज्यादा क्रियाशील है, तो ज्यादा क्रियाशील तब वैद्युत अपघटन कर देंगे सीधा, उसको कोनों से क्रिया कराने की जरूरत, तो वो अपने क्रियाशील है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। नाम कहेगा उदाहरण, तब पहला वाला का उदाहरण क्या कहा है अभी, ऊपर का वाला में क्या कह देंगे, पोटेशियम कर देंगे, या और कोई नाम रख देंगे, सोडियम रख देंगे, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बातें? चलिए अब आगे चलते हैं। अब अथवा देखो, भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए। भाई रे भर्जन और निस्तापन में कोनो दिक्कत, दोनों का परिभाषा लिख देना। अब कहेगा निस्तापन, तो वायु की, वायु की अनुपस्थिति में अयस्कों के सांद्रण की प्रक्रिया भर्जन, नहीं निस्तापन, अनुपस्थिति में तो निस्तापन, और वायु की उपस्थिति में अयस्कों के सांद्रण की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। हो गया क्लियर? अब चलेंगे, निस्तापन की क्रिया कार्बोनेट अयस्क और ऑक्साइड अयस्क और सल्फाइड अयस्कों को भर्जन किया जाता है, ठीक है। चलिए
अब आगे कह रहा है, एक रासायनिक समीकरण द्वारा रेल पटरियों के दरारों को जोड़ने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग। तो अभी पढ़े थे हम लोग एल्यूमिनोथर्मिक विधि। भाई रे ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3 है, ओकरा केरा साथ अब क्रिया कराए तो बनाया क्या 2Fe Al2O3 Al2। तो समीकरण तू याद रखना अच्छा से, परीक्षा में तोरा आवेगा वहां तो लिखना ऐसे ही करके समीकरण, तब लिखना कि फेरिक ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराते हैं तो लोहा और एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइड का भी सूत्र हुआ ही, तो आप एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है जो दरार को भर देती है। किसी को दिक्कत? चलिए आगे हैं, अशुद्ध तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में प्रयुक्त एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य का नाम। तो एनोड होता है भाई अशुद्ध तांबा, कैथोड होता है शुद्ध तांबा, आप विद्युत अपघट्य में लेते हैं कॉपर CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। कोई दिक्कत? नाम में लिखना था। एनोड किसका? अशुद्ध धातु का। एनोड किसका? एनोड किसका? अशुद्ध। कैथोड किसका? शुद्ध। आप विद्युत अपघट्य में क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट का विलयन। कोई दिक्कत? चलिए खत्म है। चलिए धन्यवाद, बधाई हो। आज हम लोग धातु अधातु का जो चैप्टर था वो हम लोग क्या कर लिए हैं, खत्म कर लिए पूरा। आप लोग अगर वीडियो पूरा देखे हैं तो हमारी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आशा है आपको अच्छा जरूर लगा होगा। लगा है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप होंगे, तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए ताकि वो भी लाभ ले सके और हमें भी मोटिवेशनल मिलेगा। तो हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हाँ, और बहुत ही जल्दी हम लोग फिजिक्स का क्लास लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, फिजिक्स लेके आएंगे। अच्छा, आशा रहेगा कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है? और ऐसे समझिएगा लगेगा कि घर में हम पढ़ रहे हैं सामने में। तो चले हम लोग कल मिलें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।